नमस्कार साथियों, हम व्यक्तित्व निर्माण को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके 3 आयाम हम देख चुके हैं, 3 कोश हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे विज्ञानमय कोश की। देखिए, विज्ञानमय कोश जो है हमारे व्यक्तित्व का चौथा आवरण है, चौथी परत है ये। और यह जो है एक प्रवृत्ति है या एक अभिव्यक्ति है। इसे आइए समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञानमय कोश अर्थात इसे अपन अभिज्ञान की परिभाषा समझते हैं, है ना। विज्ञान किसे कहते हैं? तो प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। जो भी प्रकृति में बिखरा हुआ है उस ज्ञान को जब हम सुव्यवस्थित, सु लगा हुआ है ना आगे, तो बेहतरीन रूप से व्यवस्थित हो, जो बेहतरीन रूप से संगठित हो, जो बिल्कुल क्रमबद्ध हो, क्रमबद्धता का भी उसमें ध्यान रखा गया हो। तो इस तरह से जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, तो वो विज्ञान की श्रेणी में आया। इसी तरह से जब वही ज्ञान जब हम अपने व्यक्तित्व को लेकर कर रहे हैं तो विज्ञानमय कोश का निर्माण हो गया ना। मतलब हमको एक अभिव्यक्ति डेवलप हो गई हमारे भीतर कि हमें जो भी कुछ करना है उसको इस तरह से ही करना है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है एक साइंटिफिक एटीट्यूड लिए हुए व्यक्तित्व हो रहा है। उसे हमने कहा कि ये विज्ञानमय व्यक्तित्व, विज्ञानमय कोश कहलाया, जिसे, है ना। मतलब इसको अपन बुद्धि का पर्याय भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो बुद्धि वही जो इस तरह से ली गई हो, ठीक है। तो अब कैसे लें, ये फिर प्रश्न उठता है कि हर चीज़ को व्यवस्थित करेंगे, क्रमबद्ध करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो हमारा व्यक्तित्व भी तो बेहतरीन हो पाएगा, करना है ना। तो देखिए, अब इसको हम कौन से आयाम हो सकते हैं? तो इसके जो विज्ञानमय कोश के जो आयाम हैं, बस वो करना पड़ेगा वाली जो चीज़ें वही सब इसमें आएंगी। जैसे सबसे पहला तो हमें करना होगा, हमारी जो ग्राह्य शक्ति है उसका विकास करना होगा। ग्राह्य शक्ति मतलब ग्रहण शक्ति। देखिए, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये क्या करती हैं कि लगातार कुछ अनुभव को ग्रहण करती हैं और हम फिर अनुभव को ग्रहण करती हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। तो ये जो संवेदनाएं हैं ये सब हमारे मन के समक्ष प्रस्तुत होती हैं, बुद्धि भी इसमें आई रही है। और फिर क्या होता है कि जो मन है उन्हें विचारों में तब्दील करता है, परिवर्तित करता है। और जब मन से जुड़े हुए इसमें विचार शामिल होते हैं तो मन के रंगों से रंगी हो जाती है वो विचार श्रृंखला, और फिर उसको हम ग्रहण करते हैं। मतलब ज्ञान हमने जो ग्रहण किया विचारिक आयामों से ग्रहण करता हुआ आया। तो क्या होता है कि मन तो बहुत कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति है जो हमको कई बार बाधाओं के बीच में डाल देती है, क्योंकि मन अक्सर करके इनके स्वार्थ से जुड़ा होता है। तो इसलिए ये जो स्थितियाँ बनी, यदि हमारे साथ बन रही हैं तो फिर हम बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी हो पाने का जो सामर्थ्य है वो नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको विकास के आयामों में यही कहा कि ग्राह्य शक्ति का विकास करना है। मतलब जो भी कुछ हमारी संवेदनाएं हमें दे रही हैं, जिनको हमको मन के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाना है, तो उसको हम यथास्थिति में ही पहुंचाएं, उस पर मन का रंग जो है वो न चढ़ने दें, ठीक है। तब जाके हमारी जो ग्राह्य शक्ति है उसका विकास होगा और संतुलित रूप में होगा। जब संतुलित रूप में हम विचारों को ग्रहण करेंगे तो वास्तव में हमारी जो ग्राह्य शक्ति है उसका विकास हो पाएगा, ठीक है। अन्यथा क्या होगा कि मन से प्रभावित हुआ, अरे मुझे पता है ये तो ऐसे ही होना है, वे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जो विचार आया तो वो मुझे सद्बुद्धि को ग्रहण नहीं करने देगा और मेरा व्यक्तित्व निखार कैसे पाएगा। तो
तो सबसे पहला मुझे ध्यान रखना है कि अपने मन पर संतुलन रखना और संतुलित विचार, जो भी मुझे संवेदनाएं फील हो रही हैं उनको यों का यों बुद्धि के समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है, चलिए इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा बिंदु आता है वो होता है धारणा शक्ति का विकास। देखिए, मैंने ग्रहण किया, अब ग्रहण करने के बाद मुझे उस विचार को, उस ज्ञान को धारण करके भी रखना होगा अपने भीतर। कई बार क्या होता है कि हमने इधर लिया और उधर हम भूल जाते हैं। तो बुद्धि से ये जो प्रोसेस चली थी संवेदनाओं के माध्यम से, जो भी कुछ ग्रहण किया था उसको हम लंबे समय तक अपने भीतर, मस्तिष्क के भीतर यथा योग्य स्थिति में संभाल के रखें, तो वो होगी हमारी धारणा शक्ति का विकास। अब वो क्या, ऐसा तो है नहीं कि उसको हमने ले जाके रख दिया और वो बढ़ जाएगा। जिसका ज़्यादा सदुपयोग करेंगे तो जाके वो बढ़ेगा, है ना। तो और लंबे समय तक चलेगा साथ। यदि हम उसका प्रयोग ही नहीं करेंगे तो वो जो धारण किया था हमने, जो हमने ग्रहण किया था, वो हमारे साथ लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, हमसे जल्दी ही वो छूट जाएगा। तो हमने ग्रहण तो किया, हमने सीखा, मगर उस सीखे हुए को हम अधिक समय तक संभाल के नहीं रख पाए तो हमारा व्यक्तित्व फिर प्रभावित तो होगा ना। देखिए, यहाँ जो हमको ध्यान रखना है, विज्ञानमय कोश को यदि उज्ज्वल बनाना है तो हमको दूसरा है धारणा शक्ति का विकास भी। उसको हमको अंदर समाहित करके रखना है और उसका लगातार अभ्यास करना है, प्रयोग करना है, दैनिक जीवन में प्रयोग करना है, तो वो लंबे समय तक हमारे साथ चल पाएगा, हम उसको धारण कर पाएंगे। तीसरा जो बिंदु आता है वो होता है कल्पना शक्ति का विकास। देखिए, जो बुद्धि है ना, वो कल्पना से ही अपना नव संसार जो है वो रचती है। अपनी समस्याओं का जो समाधान खोजती है बुद्धि, वो कल्पनाओं के माध्यम से ही करती है। तो हमें अपनी कल्पना शक्ति का विकास भी करना होगा। तो जब भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, इनकी यदि हम कल्पना सही स्वरूप में करेंगे तो हम उस दिशा में फिर कदम बढ़ाएंगे, और उस दिशा में जब हम कदम बढ़ाएंगे तो हमारी कल्पना शक्ति का विकास होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ हमें अदृश्य रूप में भी प्रभावित कर रही है, उसके बारे में भी हम बौद्धिक स्वरूप के साथ मन को विचलित किए बिना, मन को अलग हटाकर और कल्पना करें। तो इस तरह से कल्पना शक्ति का विकास हुआ, और जब कल्पना शक्ति का विकास हुआ तो समस्याओं के समाधान का एक अवसर हमारे पास आ गया। अब देखिए, कल्पना शक्ति के विकास के साथ ही जो अगला बिंदु आ रहा है वो होता है अवलोकन शक्ति का विकास। देखिए, अवलोकन शक्ति भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक के लिए तो, क्योंकि निरीक्षण हर कोई कर लेता है, मूल्यांकन हर कोई कर लेता है, अवलोकन हम सब नहीं कर पाते हैं। अवलोकन में अक्सर करके हम लोग पिछड़ जाते हैं। तो हमें अवलोकन शक्ति का विकास करना, अवलोकन करना मतलब बिल्कुल साक्षी भाव से अवलोकित करना। साक्षी भाव मतलब हम देख रहे हैं और उस पर हमारे विचारों का, हमारे मन का, हमारे कर्म का, स्थान का, परिवेश का किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। बस वो सही है, वो गलत है, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ विचार किए बगैर सिर्फ समग्रता के साथ उसको देखना और उस शक्ति का विकास कर पाना, इसे हम कहते हैं अवलोकन शक्ति का विकास करना। तो ये भी हम करेंगे तो हमारा विज्ञानमय कोश प्रबल होगा। देखिए, अगला जो बिंदु आता है वो होता है परीक्षण शक्ति का विकास। अवलोकन हमने कर लिया, पर उसका परीक्षण करने, अवलोकन के बाद हमने कुछ तथ्यों को निकाला। अब तथ्य जब हमारे पास आ गए हैं, पांचों इंद्रियों की जो संवेदनाएं हैं उनसे तथ्य हमारे पास आ गए, अब हम क्या करें? उनको परखें, उनको पहचानें, उनका वर्गीकरण करें, उनका विश्लेषण करें, संश्लेषण करें। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, उन विचारों का परीक्षण करने की ताकत पैदा करें, और ये हम लगातार करें। कोई भी विचार जब भी हमारे मन में पैदा होता है तो हम इसका परीक्षण करें, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किस स्वरूप में। तो क्या होगा?
हमारी परीक्षण शक्ति का विकास होगा, जो कि हमारे विज्ञानमय कोश को प्रबल करने में सहयोगी रहेगा। अब देखिए, जब हमने परीक्षण भी कर लिया तो अगला जो बिंदु इसी से जुड़ा हुआ आता है वो होता है तर्क शक्ति का विकास। तर्क शक्ति मतलब जो किसी भी घटना है, कोई स्थिति है, कोई कार्य है, कोई व्यवहार है, हुआ, हमने देखा, जो हमने अवलोकन शक्ति में देखा, पर क्यों हुआ, अब इसके कारणों को जांचें, हम पहचानने की कोशिश करें। देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप चलकर आए ना कि पहले हमने मना किया था कि हमें कुछ कारण नहीं जांचना है, मूल्यांकन नहीं करना, मूल्यांकन अभी भी नहीं करना है, पर हमको उन कारणों की अब खोज करना है। ठीक है, तो वो तर्क शक्ति का विकास हो जाएगा। अब तर्क शक्ति का विकास कैसे होगा? धीरे 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 छोटी छोटी क्रियाओं से ही तो कर रहे हैं ना हम। अब देखो, कुल मिला के जो बुद्धि है ना, वही वास्तव में ज्ञान शक्ति कहलाती है। और बुद्धि यदि मन के कुचक्र में फंसती है तो वो दुर्बुद्धि कहलाती है, अन्यथा वो सद्बुद्धि कहलाती है। तो हम अक्सर करके नहीं, भगवान से ही मांगते हैं कि भगवान सद्बुद्धि देना, मतलब मन के कुचक्र में ना फंसे हमारी बुद्धि। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, ये हम सब करते हुए प्राप्त करें तो वो सही रूप में तर्क शक्ति का विकास हो पाएगा। आज देख रहे हैं ना, समाज में हम किसी भी बात पर किसी से भी बहस करने लग जाते हैं, कोई भी किसी से भी बहस करने लग जाता है, और तर्क देने की क्षमता ना है हमारे पास, और उसके बावजूद भी हम कुतर्कों पे उतर आते हैं और सामने वाले को चुप कर देते हैं। तो इसका भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव तो पड़ता ही है कि हमने सामने वाले को जो शांत तो किया, वो शांत तो हुआ, पर हमारे व्यक्तित्व की उस नकारात्मकता को भाव के शांत हुआ। तो हम सकारात्मक व्यक्तित्व के साथ सामने वाले को चुप कराने की क्षमता रखें ना, तो तर्क शक्ति का विकास करें। ये निरंतर हर क्रिया में हम करें, दैनिक जीवन में जो भी जुड़ी हुई छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं, है ना, और मन के कुचक्र में ना फंसें, तो हम एक बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे और हमारा जो विज्ञानमय कोश है प्रबल हो जाएगा। अब इसको कैसे करें, ये भी आता है, मतलब इसके विकास के जो कारक तत्व हैं वो क्या होंगे? बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी बात की, सबसे पहला कि अध्ययन पद्धति। अब अध्ययन पद्धति हमारी सही तरीके से हमारे साथ रहे, हम सही स्वरूप में उसको पढ़ें, स्वीकारें, समझें, सही समय सही स्थान का प्रयोग करें, तो ये जो है हमारे विज्ञानमय कोश को प्रबल करने में भागीदार होगी। और दूसरा आएगा फिर अभ्यास। देखिए, हमने अध्ययन तो किया, और वो भी जो चीज़ हमने ग्रहण किया है उसका हमें निरंतर अभ्यास करना है, ताकि धारणा शक्ति का विकास जो हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था, है ना। तो अभ्यास वहीं से जुड़ा हुआ आया था। और तीसरा जो बिंदु आता है वो तो जिज्ञासु कारक, मतलब हमारे भीतर एक प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति, उसको हमें निरंतर विकसित करना है। और अक्सर करके हम जैसे जैसे उम्र के पड़ाव को पार करते हैं तो हम अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को रोकते जाते हैं, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी कुंठित सा होता जाता है। तो हम जिज्ञासु बने, हर चीज़ को जानने की, पहचानने की कोशिश करें, वो सही दिशाओं में। तो ये जो अफलातून वाली बातें जो हमारे दिमाग में हमको परेशान कर रही होती हैं, वो नहीं कर पाएंगी। तो हम अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ाएं, तो हर वक्त हम अध्ययन से, अध्यापन से, इन सब चीज़ों से जुटे रहेंगे, तो हमारी जो बुद्धि है वो सही दृष्टि में चलती रहेगी। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करें निरंतर। इसी से जो जुड़ा हुआ आता है अगला बिंदु कि मन को एकाग्र करके रखें। मनोमय कोश पे हमने यही चीज़ समझने की कोशिश की थी। अब मन को एकाग्र किए बगैर हम अपनी बुद्धि को भी सही व्यवस्थित नहीं रख पाएंगे, तो मन को एकाग्र करके हमें रखना ही है। अब ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, श्रद्धा है, सेवा भाव है, जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे सिंपल सा हम झाड़ू लगाने का ही काम कर रहे हैं, हम नाली साफ कर रहे हैं सड़क की, पर उसके प्रति भी श्रद्धा भाव रखें, सेवा भाव रखें, अपने कर्तव्यों को हम ध्यान रखते हुए उस कार्य को करें, तो वो जो श्रद्धा है, वो सेवा भाव है, वो जो कर्तव्य भावना है, हमें सही दिशा में रखेगी और हमारा विज्ञानमय कोश प्रबल होगा। देखिए, एक छोटी सी उक्ति है जो कही गई है, शायद
गीता में है ऐसा ना, याद नहीं आ रहा ठीक से, कि श्रद्धावलब्धे ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय, अर्थात श्रद्धा, तत्परता, इंद्रिय संयम, ये जब होता है ना तभी ज्ञान का विकास होता है। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसको श्रद्धापूर्वक करें, तत्परता से करें और इंद्रिय संयम रखें। देखिए ये सब चीज़ें अधिगम के सिद्धांतों में भी हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना, तो तभी तो हम सीख पाएंगे ना। विज्ञानमय कोश तो अधिगम के बाद तो हो पाएगा ना। तो तत्परता, श्रद्धा और इंद्रिय संयम, इंद्रियों से भटके नहीं हम, क्योंकि अक्सर करके मन और इंद्रियां का जब संतुलन सही नहीं बैठ पाता तो हम लोग भटक जाया करते हैं, तो विज्ञानमय कोश भी प्रभावित हो जाता है। हम इन सब चीज़ को विकसित करें और फिर आनंद सर्वानंद की तरफ हम अपने कदम को बढ़ाएं, तो एक बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक हम होने की राह पर होते हैं। तो इस तरह से हम अपने विज्ञानमय कोश को प्रबल बना सकते हैं। चलिए आज यही समाप्त करते हैं और फिर आनंदमय कोश की यात्रा अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।